9 मार्च को सुबह 11 बजे के समय रविवार होने के कारण पुणे महामार्ग भारी मात्रा में ट्रैफिक से जाम हुआ था। छुट्टी का दिन होने के कारण होटलों में काफी भीड़ थी। इसी दौरान नीरा नदी के किनारे एक ग्राहक को एक बोरे में बंधा हुआ कुछ नजर आया। उसमें एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वह शव पुरुष का है या महिला का, यह समझना मुश्किल था। उस शव से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। स्थानिक लोगों ने राजगढ़ पुलिस स्टेशन से संपर्क कर इस बारे में जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बोरा खोला जाता है और शव को बाहर निकाला जाता है। शव पूरी तरह से सड़ चुका था और उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने आगे की जांच के लिए शव को अपने कब्जे में ले लिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश दिया कि पुलिस स्टेशन की सीमा में कोई व्यक्ति लापता है क्या, इसकी जांच की जाए। पंचनामा करते समय पुलिस ने मृत शरीर के कपड़ों की जांच की तो उनका एक टेलर टैग पर ध्यान गया। टैग पर कृष्णा टेलर उस्मानाबाद लिखा हुआ था। साथ ही मृत व्यक्ति के हाथ पर ओम नाम का टैटू गुंदा हुआ था। ये दोनों चीजें पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई। वरिष्ठों के आदेश से तुरंत एक टीम उस्मानाबाद भेजी गई। पुलिस ने कृष्णा टेलर से पूछताछ की और पता लगाया कि वह शर्ट किसने सिलवाई थी। जांच में पता चला कि वह शर्ट सिद्धू भिसे नामक व्यक्ति ने सिलवाई थी। आगे जांच करने पर पता चला कि वह पुणे के हड़पसर इलाके में रहता था और पानी के टैंकर पर ड्राइवर के रूप में काम करता था। पुलिस तुरंत ससाने नगर हड़पसर स्थित सिद्धू विसे के घर पहुंची। घर पर उसकी पत्नी योगिता उम्र 30 पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसने काले पड़ल पुलिस थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन उसके व्यवहार और बातचीत में पुलिस को संदेह हुआ। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते समय योगिता ने जानबूझकर ओम टैटू का जिक्र नहीं किया था। यह बात पुलिस को खटक गई। पुलिस ने सिद्धू के परिवार वालों से पूछताछ की तो पता चला कि योगिता और सिद्धू के बीच अक्सर झगड़े होते थे और झगड़े का कारण था योगिता के स्कूल के एक दोस्त के साथ शारीरिक संबंध। इसके बाद पुलिस ने योगिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में योगिता सब कुछ कबूलने लगी। सिद्धू उम्र 40 और योगिता उम्र 30 अपने एक बेटा और बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। सिद्धू के काम पर और बच्चों के स्कूल जाने के बाद योगिता को घर में अकेलापन महसूस होता था। इसलिए सिद्धू ने उसे एक नया स्मार्टफोन खरीद दिया था। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय उसका संपर्क उसके स्कूल के दोस्त शिवाजी के साथ हुआ। उसे स्कूल के दिन याद आने लगे। स्कूल के समय योगिता और शिवाजी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। शिवाजी उसका पीछा करता था। ये सारी बातें अब योगिता को याद आने लगी। शिवाजी की शादी नहीं हुई थी। शिवाजी और योगिता घंटों घंटों फोन पर बात करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों की मुलाकात भी हो गई। शिवाजी की कदकाठी सिद्धू से बेहतर थी और उसे अपने पुराने प्यार वापस मिलने की खुशी भी थी। काम वासना से भरे इन दोनों को शारीरिक संबंध बनाने में देर नहीं लगी। अब वह अक्सर योगिता के घर आने लगा। दोनों को अब खुला समय और स्थान मिल गया था। वे एक दूसरे का शारीरिक रूप से आनंद लेने लगे। योगिता और शिवाजी अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता वो मिलते थे और शरीर संबंध बनाते थे। शिवाजी को भी योगिता के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनका यह प्रेम प्रसंग गांव में ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहा। रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के लोगों को इसकी खबर लग गई। सभी ने योगिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन योगिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस सब से उसका पति सिद्धू बहुत परेशान हो गया था। असल में सिद्धू को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वह योगिता को तलाक नहीं दे रहा था और उसके सुधरने की उम्मीद में ही था। लेकिन जब यह संभव नहीं हुआ तो सिद्धू ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और पुणे के हड़पसर इलाके में रहने को चला गया। वह वहाँ पानी के टैंकर पर ड्राइवर की नौकरी करने लगा। पुणे आने के बाद सिद्धू को लगा कि अब योगिता और शिवाजी का संपर्क टूट जाएगा, इसलिए उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन योगिता और शिवाजी अब भी एक दूसरे के संपर्क में थे। वे फिर से फोन पर बात करने लगे। दोनों की मुलाकात न होने के कारण योगिता की चिड़चिड़ हो रही थी। उसी शिवाजी के शारीरिक सुख नहीं मिल रहा था। इस वजह से
वह रोजमर्रा कामों में चिड़चिड़ापन दिखाती थी और जानबूझकर सिद्धू से झगड़े करती थी। सिद्धू भी परेशान होकर कभी कभी उसे मारने पीटने लगता। इस वजह से दोनों के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। उधर शिवाजी को भी योगिता के शरीर सूख कर आनंद नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह भी चिड़चिड़ हो गया था। 1 मार्च 2025 योगिता ने शिवाजी को फोन कर कहा कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तो सिद्धू का मामला हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए चाहिए तो सिद्धू को मारना ही होगा। 3 मार्च को सुबह शिवाजी पुणे हड़पसर इलाके में पहुंचे। योगिता ने उसे एक जगह बुलाया और वहां दोनों ने एक लॉज में चले गए। 2 महीनों से भटक रहे इन दोनों ने एक दूसरे के शारीरिक का भरपूर आनंद लिया। वही उन्होंने सिद्धू को खत्म करने की साजिश रची और योगिता घर लौट आई। घर पर लौटने के बाद योगिता सिद्धू के सोने का इंतजार करने लगी, लेकिन सिद्धू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जीवन साथी उसकी मौत की घात में बैठी है। जैसे ही सिद्धू सो गया, योगिता ने शिवाजी को फोन कर बताया कि वह सो गया है और उसे घर में बुला लिया। शिवाजी चुपचाप घर में दाखिल हुआ और उसने सीधे जाकर सिद्धू का गला जोर से दबा दिया। सिद्धू का शरीर झटपटाने लगा, वह हाथ पांव मारने लगा, लेकिन शिवाजी के आगे उसकी एक न चली। कुछ ही देर में सिद्धू का अंत हो गया। शव को ठिकाने लगाने के लिए योगिता ने अपनी साड़ी फाड़कर उसके हाथ पांव बांधे और शव को एक प्लास्टिक की बोरी में भर दिया। रात के अंधेरे में दोनों ने शव को शिवाजी की बाइक पर रखकर कातरज घाट से होते हुए नीरा नदी के पुल पर पहुंचे और बोरी को नदी में फेंक दिया। करीब रात 2:30 बजे वे वापस घर लौट आए। उन्हें लग रहा था कि अब उनके रास्ते का कांटा हट गया है और उन्होंने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन किसी हत्या की गूंज दबकर नहीं रह सकती। मित्रों, योगिता ने अपने पति को मारकर आखिर क्या हासिल किया? आप चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस की नज़रों से और भगवान की नज़रों से आप नहीं बच सकते। महाभारत में क्या सही और क्या गलत है, यह बताने के लिए अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे। उसी तरह आपके जीवन में भी श्री कृष्ण होना जरूरी है, बस आपको उसे समझना होगा। धन्यवाद।